अच्छा भाई, अब हमें बात करनी है टॉपिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है बेटे, अब हमें बात करनी है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट when it is passed through the prism। देखिए भाई, जब एक बीम ऑफ लाइट जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट रेज होती हैं, जब उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो बेटा उसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट रेज हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और प्रिज्म से निकल के एक खास पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं और उनकी अरेंजमेंट से फॉर्म होते हैं बैंड्स ऑफ कलर्स या शार्प लाइंस, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बैंड्स ऑफ कलर्स और sharp lines formed by the arrangement of light rays of different wavelengths तो बेटा जब हम बीम ऑफ लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के अंदर फिनोमेना होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट रेस सेपरेट हो जाती हैं, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है बेटा, और प्रिज्म से निकल के लाइट रेज एक खास पैटर्न में अरेंज होकर क्या फॉर्म करती हैं, बैंड्स ऑफ कलर्स और शार्प लाइन, जिसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा कि प्रिज्म से जब लाइट रे निकलती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कहा जाता है या बेंडिंग, मतलब अब ये प्रिज्म है, लाइट रे यूं एंटर हुई, यूं बेंड हुई और यूं चली गई, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये वेवलेंथ से इनवर्स होता है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है भाई, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा बेंड होती है और बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट कम बेंड होती है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, नाउ व्हाइट लाइट जो होती है उसमें ऑल वेवलेंथ्स ऑफ
visible region that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, which is called Vibgyor. ठीक है भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. Vibgyor, these are the 7 colors also be seen in the rainbow. अच्छा भाई, अब याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ है वो 400. अब देखिए भाई, सिंध बोर्ड वाले क्या वैल्यू फॉलो करेंगे, नीचे लिख देता हूँ, मतलब इंजीनियरिंग वाले वो फॉलो करेंगे 400 नैनोमीटर्स या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 700 नैनोमीटर्स और 7000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है भाई, इंजीनियरिंग वाले सिंध बोर्ड की वैल्यूज फॉलो करेंगे. फोर हंड्रेड नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. प्री मेडिकल वाले पंजाब बोर्ड वाली वैल्यूज फॉलो करेंगे और वो है 400 नैनोमीटर्स या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 750 नैनोमीटर यानी 7500 एंगस्ट्रॉम. ठीक है भाई, तो ये वैल्यूज आप फॉलो करेंगे. अब इसमें ऑब्वियसली बेटा वायलेट की कम है, उसकी वैल्यू दोनों में सेम आ रही है ना भाई. वायलेट की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है. रेड जो है जिसको कॉरेस्पॉन्ड करता है उसकी वैल्यू सिंध बोर्ड में 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम है, जबकि पंजाब बोर्ड में 750 नैनोमीटर या 7500 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, अच्छा भाई अब आ जाए टाइप्स पे. इसकी दो टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. हाँ भाई, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें नो डिमार्केशन बिटवीन
कलर बैंड्स जैसे कि रेनबो में होता है, ठीक है भाई, और ये सनलाइट या फिर इनकेंडेसेंट सॉलिड्स जैसे कि बल्ब्स वगैरह जो होते हैं उनकी लाइट। तो भाई अगर आप सनलाइट या बल्ब्स वगैरह की लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो कलर बैंड्स फॉर्म होंगे वो इतने ज्यादा मिक्स्ड अप होंगे कि उनके दरमियान कोई लाइन ऑफ डीमार्केशन नहीं होगी, यानी पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ वायलेट का बैंड खत्म हो रहा है और इंडिगो का बैंड शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, इस तरह से कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगी। ऐसे भाई कहाँ इंडिगो का खत्म हो रहा है और ब्लू का शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, अब ये जो है अगर आप इसको और से देखें तो बिटवीन कलर्स कोई डार्क लाइन नहीं है। ऐसा ही है ना बेटा, बिटवीन कलर्स कोई डार्क लाइन नहीं है। तो कलर बैंड्स के दरमियान कोई डिमार्केशन या डार्क लाइन नहीं है, कलर बैंड्स मिक्स्ड अप हैं, उनके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं है। ऐसा स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है और ऐसा स्पेक्ट्रम से वो सिर्फ कब बनता है जब आप सनलाइट या इनकेंडेसेंट बल्ब जो होते हैं उनकी लाइट को प्रिज्म से गुजारोगे। एंड बेटा इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क। और जैसे सूरज है, आपने फिजिक्स में मास ऑफ सन कैलकुलेट किया होता है ना, तो सन का मास इतना ज्यादा है तो सन के अंदर मैटर कितना ज्यादा होगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मैटर होता है ना, मैटर बल्क क्वांटिटी में होता है, तो उससे आने वाली रेडिएशंस जो है उससे आमतौर पे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। ठीक है बेटा। सेकंड टाइप है एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए भाई, जब एक एलिमेंट
या उस एलिमेंट का कंपाउंड is lightened on flame, the light emitted is passed through prism. अब बेटा नया दौर है तो ये वर्ड भी सीख लें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली क्या होता है कि जिस लाइट का स्पेक्ट्रम आपने विजुअलाइज करना है, बस आप उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल के देख लेते हैं। सनलाइट में ऊपर जैसा बनाया था कंटिन्यूअस कलर बैंड्स, वैसे बनता है। ठीक है बेटा। और अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड है जिसको आपने फ्लेम पे हीट अप किया, जब वो हीट अप हो जाता है तो उससे लाइट निकलती है। उस लाइट को जब आप प्रिज्म या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारोगे तो आपको नजर आएंगी डिस्टिंक्ट लाइंस और उन लाइंस के दरमियान गैप होगा। डिस्टिंक्ट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए भाई, इसमें जो लाइन होती है ना, उनकी विड्थ डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। यानी कि भाई जितनी कम वेवलेंथ है, किसी लाइट की लाइन ऐसी होगी। ठीक है भाई। किसी की थोड़ी ज्यादा होगी। किसी की थोड़ी और ज्यादा होगी। हाँ। अब ये जो विड्थ बढ़ती जा रही है ना बेटा, ठीक है भाई, ये जो विड्थ बढ़ती जा रही है बेसिकली ये किस चीज को शो करती है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ को शो करती है। ठीक है बेटा। कलर ही उल्टे बना दिए मैंने। अब देखो भाई, वायलेट में सबसे कम वेवलेंथ है ना, तो वायलेट की जो लाइन होगी वो सबसे बारीक होगी। अच्छा भाई, फिर इंडिगो में लाइन जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी ऐसे। फिर ब्लू में थोड़ी और मोटी हो जाएगी, इस तरह से वेवलेंथ बढ़ती जाती है, तो इस लाइन की विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है। ग्रीन में थोड़ी और ज्यादा आएगी।
ठीक है बेटा, येलो में और ज्यादा होगी। ऑरेंज एंड रेड। ठीक है भाई, अब जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो बेसिकली हो ये रहा है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइंस है इन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। जो पीछे एक वर्ड नहीं आता है स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वो बेसिकली वो स्पेक्ट्रल लाइंस यही होती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना बेटा, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में इस तरह से डार्क रीजन होता है ऐसे। ठीक है भाई, इस इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में गैप होता है, समझ लें। और वो गैप डार्क अपेयर होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। एंड रिमेंबर बेटा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बल्क क्वांटिटी में मैटर है, जैसे कि सूरज, तो उससे आने वाली रेडिएशन से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। इसीलिए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम खासियत है किसकी? बल्क मैटर की। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम किसकी खासियत है बेटा? एटम्स की। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि कितनी लाइंस बनेंगी? नंबर ऑफ लाइंस एंड spacing between them is characteristic for all। ठीक है भाई, कितनी लाइंस बनेंगी और उनके दरमियान कितना स्पेस होगा, ये हर एलिमेंट की खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि सोडियम में दो येलो लाइन बनती हैं और उनके दरमियान एक खास डिस्टेंस होता है। इसी तरह हाइड्रोजन में, इसी तरह से हर एलिमेंट की खास नंबर ऑफ लाइंस और उनके दरमियान खास डिस्टेंस होता है। इस तरह बेटा हम लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं। ठीक है भाई, इन दिस वे लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी वजह से हम एलिमेंट्स को कहते हैं, सॉरी, इसी वजह से हम लाइन स्पेक्ट्रम को कहते हैं फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम को इसीलिए क्या कहा जाता है? फिंगर प्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि बेटा हम इसकी मदद से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ।
अब देखिए भाई, इस लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, पहली टाइप क्या है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। बेटे अगर हम एलिमेंट्स इन देयर gaseous state are heated, अगर हम एलिमेंट्स को उनकी गैसियस स्टेट में लेके आए और एलिमेंट्स हीट करते रहे, ठीक है बेटा, अगर हम एलिमेंट्स को उनकी गैसियस स्टेट में लाएं और हाई टेम्परेचर पे हीट करें, तो क्या होता है बेटा, उनमें से रेडिएशन लिमिट होती है। रेडिएशंस आर emitted from them, और जब इसको हम गुजारते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में से, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है ना उसका, उसमें हमें मिलती है ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। ठीक है भाई, लाइट लाइंस ब्राइट होती हैं, बट बैकग्राउंड डार्क होता है। ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड, इसे हम कहते हैं बेटा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ, सेकंड होता है बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा भाई, अगर हम बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करें एलिमेंट इन गैसियस स्टेट, वही वाली बात बेटा, अगर गैसियस स्टेट में एलिमेंट है, पहले हम उसको हीट कर रहे थे, अब हम उसको हीट नहीं कर रहे, बल्कि अब हम उसमें से व्हाइट लाइट गुजार रहे हैं। तो क्या होगा बेटा कि एटम्स कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी को गुजरने देंगे। ठीक है बेटा, रेडिएशंस pass through it is visualized। ठीक है भाई, तो जब हमने व्हाइट लाइट को एक गैसियस एलिमेंट में से गुजारा, तो व्हाइट लाइट एक एंड से घुसी, लेट्स सपोज एक ट्यूब में एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, व्हाइट लाइट ट्यूब के एक एंड से घुसी, दूसरे एंड से निकली। अब जो दूसरे एंड से निकल रही है उसे हमने स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा, तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना उसमें डार्क लाइंस
ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है भाई, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इमिशन में ब्राइट लाइंस डार्क बैकग्राउंड पे थी, ये इमिशन में कोई कुछ एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब नहीं कराई थी ना, हीट किया था। यहाँ पे हम हीट एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो कुछ अब क्या होगा कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ जो है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी या इमिट होगी। तो जो लाइट बेसिकली एब्जॉर्ब हो गई ना, वो रीजन्स डार्क हो जाएंगे। तो जो डार्क लाइन नजर आ रही है ना ब्राइट बैकग्राउंड पे, ये इसलिए हो रहा है। अब देखो भाई, अगर एलिमेंट सेम है ना, तो उसका इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम होता है। सेम एलिमेंट हैज सिमिलर emission and absorption spectrum। ठीक है भाई, सेम एलिमेंट का इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेम। बस फर्क क्या होता है भाई, इमिशन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड डार्क होगा और उस पर लाइंस ब्राइट होंगी, एब्जॉर्प्शन में बैकग्राउंड लाइट होगा, उस पर लाइंस डार्क होंगी। बाकी ओवरऑल जो है वो स्पेक्ट्रम सेम होता है। ठीक है भाई, तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है। और जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, अगर हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में हम हीट करें, ठीक है भाई, अगर हाइड्रोजन को गैसियस एटॉमिक फॉर्म में हीट करें, तो उसमें से जो लाइंस, वही रेडिएशन निकलेंगी, उन्हें जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे स्पेक्ट्रम बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन की गैस, अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीट करें पहले और उसमें से रेडिएशन निकले और उन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारें, तो अब जो बनेगा वो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्टार्टिंग में बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर्स मॉडल से इत्तेफाक करता था। बाद में जब उसके ऊपर भी दो साइंटिस्ट थे, एक जीमन थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किया, दूसरे स्टार्क थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किया, तो बेटा पता ही चला कि फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी बोहर्स कॉन्सेप्ट सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहरहाल बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है भाई, अगला टॉपिक अब लंबा है तो उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस बेटा अभी फौरन ही अपलोड कर देंगे। मैं समझा कोई अच्छा सवाल पूछने लगे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सेकंड पॉइंट, जी मिशन की टाइप है। बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रेडिएशन पास थ्रू इट इज विजुअलाइज्ड। इसका मतलब ये है
कि भाई हमने एक गैसियस एलिमेंट में से व्हाइट लाइट पास की। अब वो व्हाइट लाइट, जैसे मैंने क्या मिसाल दी थी कि एक ट्यूब में गैसियस एलिमेंट है, एक एंड से व्हाइट लाइट एंटर होगी, दूसरे एंड से निकल जाएगी, लेकिन जैसी एंटर हुई थी वैसी नहीं निकलती। उस व्हाइट लाइट के कुछ रेडिएशंस को एटम्स एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, और उन्हीं रेडिएशंस की जगह डार्क लाइंस होती हैं। ठीक है बेटा। नहीं बेटा, डेरिवेशंस एप्टीट्यूड में बिल्कुल भी नहीं आती, ना देखना है ना पढ़ना, सिर्फ फॉर्मूले करना है। नंबर ऑफ वो वेवलेंथ और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाली बात बेटा बताया ये था कि जैसे देखो सर, ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से एक लाइट रे ऐसे टकराई, पहले ऐसे रिफ्रैक्ट हुई। अब जब बाहर निकलेगी ना, तो अगर वो ज्यादा बेंड नहीं हो रही, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा बेंड नहीं होगी, जैसे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ज्यादा बेंड हो जाएगी ऐसे। तो बस ये वाली बात है, इसको ऐसे याद रखें, एंगल को छोड़ें, वो है भी नहीं, वो मैंने एडिशनल बात बताई है। आप ऐसे याद रखें कि प्रिज्म से निकल के अगर लाइट कम बेंड हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और अगर ज्यादा बेंड हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है बेटा, तो मीटिंग एंड होने वाली है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।